अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीत का जुनून। मैं हूं फैसल अब्बासी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल की फैसले की जंग लड़ने वाले एडन काइल मार्करम और रोहित शर्मा को ये जंग कश्तियां जलाकर लड़नी होगी, इसलिए कि खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। दोनों टीम्स में से कोई भी दिफाई चैंपियन नहीं, इसलिए एजाज़ खोने का डर तो है नहीं। इंडिया अपनी गुज़श्ता 10 साल की सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। ताहम जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग को अगर रिदम मिल गया तो इंडियन बैटिंग सूखे पत्तों की तरह बिखर सकती है। जनूबी अफ्रीका की वर्ल्ड कप की कहानी यादों की दास्तान है। वो हैरत अंगेज़ तौर पर 8 बार सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन कभी भी फाइनल नहीं खेले। इस बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि ये लोग कभी फाइनल नहीं हारे। 1999 में ये लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमांडिंग पोजीशन में थे, लेकिन एक गलती ने फतह इनके मुंह से छीन ली। 2015 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों अजियतनाक शिकस्त ग्रांट एलियट के आखिरी गेंद पर छक्के की याद में नक्श है। नस्ल परस्ती को ख़त्म करने के बाद 1992 में वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की वापसी उम्मीद का एक लम्हा था। ताहम टीम की तामीर नौ और मुस्तकिल मिजाजी को फ़रोग देने में वक्त लगा। इब्तदाई साल मुतज़ाद थे, लेकिन इस टूर्नामेंट पर प्रोटीज जीत की आस लेकर एक नए रंग में नमूदार हुए हैं। इन्होंने कहीं भी ये शिकायत नहीं की कि आईसीसी ने उनके लिए जो शेड्यूल बनाया इसमें उनका ज़्यादा वक्त एयरपोर्ट्स पर गुजरा, कहीं कहीं खाना भी खुद बनाना पड़ा, मैच के लिए कई कई किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ा, लेकिन मजाल कि कहीं इनके ओंठों पर शिकवा आया हो। आज के इस मैच पर हम मुफस्सल बात करेंगे, भारतीय टीम का भी जिक्र करेंगे, उनके क्रेडेंशियल्स में क्या है इस पर भी बात करेंगे। सरफराज नवाज साहब, पाकिस्तान और दुनिया क्रिकेट का मायनाज नाम, हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बारिश से मुतालिक भी बात करेंगे, इंडियन टीम का जो मोराल है, जो फॉर्म है, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि साउथ अफ्रीकन्स पहली बार पहुँचे हैं किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 का हो या ODIs का हो, लेकिन इससे पहले वो 8 मरतबा सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े अनलकी रहते हैं, चौकर्स का नाम भी लिया जाता है। साइकोलॉजिकल बर्डन क्या है, ये जो हिस्ट्री है साउथ अफ्रीका की, विरासत है साउथ अफ्रीका की, उसके साथ जो चल रही है, तो क्या ये भारत को प्लस पॉइंट्स दे रहा है, थोड़ा ऊपर रख रहा है, जो एक बर्डन साउथ अफ्रीका कैरी करता है? देखें, इसमें तो जो पिछला मैच जो जीते हैं अफगानिस्तान से, वो तो मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान की बैड लक थी कि टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की और एक ऐसी पिच जहाँ गेंद काफ़ी मूवमेंट हुई, ऑफ द विकेट भी, इन द एयर भी, और उसके बाद फिर जो अफगानिस्तान दे प्लेड बैडली, पीछे हट के खेलते रहे, तेज बॉलर्स को शायद डरा हुए थे। एनीवे, लेकिन मैं कहूँगा कि ट्रू पिच नहीं थी जो अफगानिस्तान के लिए होनी चाहिए थी। बहरहाल वो बड़ा आसानी से जीते हैं साउथ अफ्रीकन। लेकिन अब जो मुकाबला है इंडिया से, ये तो अब देखने में आएगा कि पिच कैसी है, क्योंकि लास्ट जो पिच खेली है वो भी मैं कहूँगा कि जो इंडियन है उनके फेवर में थी, ज़्यादा लो बाउंस था, गेंद ऊंचा नीचे भी रहा है, रुक के भी आता रहा, लेकिन उनके जो दो बैट्समैन हैं उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर कर दिया था। और उसके बाद फिर अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के तो मैं कहूँगा कि वही बात पाकिस्तान वाली, मिडिल ऑर्डर जो उनका मोइन खान और लिविंगस्टन, ये दो मेरे ख्याल है लाइबिलिटी इन्होंने थ्रू आउट लेके फिरते रहे हैं, और इन्हीं की वजह से मिडिल ऑर्डर जो कोलैप्स होता रहा है वो मजीद कोलैप्स हुआ है। और यहाँ पे अगर मोइन खान की आप परफॉर्मेंस देखें, नंबर 5 बैट्समैन, जो एक रीढ़ की हड्डी होती है एक टीम की, उसने किसी मैच में भी इतना स्कोर नहीं किया, और उसको मेरा ख्याल है। जी, मैं सरफराज साहब आपकी तरफ आता हूँ। चंद्रशेखर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है पड़ोसी मुल्क भारत से। मायनाज नाकिद भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, पत्रकार भी हैं। बहुत शुक्रिया शेखर साहब आपका। शेखर साहब, ये बताइए कि अभी मैंने सरफराज साहब के सामने भी एक क्वेश्चन रखा था, बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि जो 8 सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई करना और कोई भी वर्ल्ड कप का फाइनल ना खेलना, साउथ अफ्रीका पे क्या ये साइकोलॉजिकल बर्डन है और उसका बेनिफिट भारत को होगा, या आप समझते हैं कि जैसे सरफराज साहब बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में उन्होंने आउट क्लास किया, तो वो कुछ भी माजी की बात कैरी नहीं कर रहे अपने साथ? मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है कि वो साउथ अफ्रीकन जो चोकर्स थे, वो जनरेशन अलग थी, वो टीम अलग थी।
आज जितने भी प्लेयर है उस जनरेशन का कोई नहीं खेल रहा। तो मुझे नहीं लगता वो बैगेज कैरी कर रहे होंगे, रादर वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल जीता है और जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट वो खेले हैं। एक जो इनिशियली मुझे लग रहा था वरिंग फैक्टर थोड़ा यंसन की, जो उनका जो लेफ्ट आर्म पेसर है उनकी फॉर्म, लेकिन पिछले 2 मैचेस में जो उन्होंने फॉर्म दिखाई है वो कमाल किया। ही इज अनदर विकेट टेकर लाइक जसप्रीत बुमराह। अगर वो अपनी लय में है और शुरू में अगर उन्होंने 1 या 2 विकेट निकाल दिए तो दूसरी टीम की जो कहते हैं ना मक्खियां उधेड़ के रख देते हैं। तो उसी तरह से मुझे लगता है उनकी बैटिंग स्ट्रांग है, उनकी बॉलिंग स्ट्रांग है और फील्डिंग तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट साइड वो हमेशा से रहती है। तो इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। इंडिया को सिंपल, इंडिया का जो मेन पॉइंट है वो उनकी बैटिंग, बड़ा स्कोर लगा सकते हैं और दूसरे को प्रेशर में लाता है। अगर उस चीज को रोक सके हैंसन या रबाडा या बाकी के उनके बॉलर जो है, शम्सी बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत क्लासिक मैच आज होने वाला है, अगर मैच हुआ तो बारिश पे। सही। अच्छा, बारिश पे मैं आता हूँ ज़रा। सरफराज साहब, बॉलिंग की का जिक्र किया है, बुमराह पे भी हम आएंगे, लेकिन नोकिया जो हैं साउथ अफ्रीका के, एरन नोकिया, इस टूर्नामेंट में उन्होंने 102 डॉट बॉल्स की हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस मैच में डॉट बॉल्स की, और ये नोकिया को आप समझते हैं सरफराज साहब कि ये टैकल कर लेंगे? देखें, इंडिया की तो बैटिंग ही मुख्तलिफ है। इनके तो बैट्समैन देखें फॉर्म में भी हैं, अपार्ट फ्रॉम कोहली जिसने मेरा ख्याल है थ्रू आउट टूर्नामेंट में डबल फिगर तक नहीं किया। अब वो भी सोच रहे होंगे कि इसको बाहर तो बैठा नहीं सकते, इतना बड़ा प्लेयर है। तो एक तो ये प्रॉब्लम इंडिया को पड़ी होगी, लेकिन दूसरा इंडिया की मिडिल ऑर्डर भी और उसके बाद फिर ऑलराउंड परफॉर्मेंस, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है वो मैं कहूँगा कि भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है स्पिन की, और वहाँ पे भी वो आके काफ़ी ब्रेक लगाते हैं दूसरी टीमों के ऊपर। फास्ट बॉलिंग में तो बुमराह ने ये शो कर दिया है कि किसी पिच के ऊपर भी इज एन आउटस्टैंडिंग बॉलर है, और किसी तरह की भी पिच हो वो विकेटें लेता है और ब्रेक थ्रू भी देता है सीरीज मामले में। तो ये मैं कहूँगा कि, और दूसरी तरफ देखें तो जो फिजिकल फिटनेस है साउथ अफ्रीकन की, और उसके बाद फिर उनकी जो बॉलिंग है और फील्डिंग है वो भी सुपर क्लास है मैं कहूँगा। तो ये मुकाबला एक टफ मुकाबला तो मेरे ख्याल में इंडिया की फेवर में ही है। और उसके बाद बारिश की जो आप बात कर रहे हैं तो इसका तो अमल दखल पिछले मैच में भी हुआ है, लेकिन इंडिया को 2-3 दफ़ा बाहर जाना पड़ा और उसके बाद इनका जो टेम्पो है वो भी कम हो जाता है। बहरहाल लेकिन होपफुली के फाइनल है, बारिश ना हो और फेयर प्ले हो। उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो पास में हमने देखा है कि इंडिया बड़ा इजी तमाम मैचेस जीता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से हारता हारता बच गया, तो 4 रन से जीता है। तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया को काफ़ी एडवांटेज होगा। जी सही है। ये सरफराज साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। इंडिया जो पिछले 4-5 मैचेस हैं, जो सुपर 8 था उससे ऑनवर्ड अभी तक इंडिया ने पहले बैटिंग की है और पहले बैटिंग करते हुए ही इंडिया जीता है, जबकि एक मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और वो जीते, और उसके अलावा बल्कि 2 मैचेस में और इसी तरह 3 मैचेस में दूसरी मरतबा साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस में बैटिंग की और वो जीते, और पहली इनिंग में 3 मरतबा वो खेले और साउथ अफ्रीका जीता। बहरहाल इस वक्त हालात क्या हैं? शेखर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। बारिश का इम्कान है, बारिश मज़ा किस तरह किरकिरा कर सकती है? वो कौन से इफ एंड बट्स हैं जो किसी टीम को, इंडिया को या साउथ अफ्रीका को ऊपर लेके जा रहे हैं? आज अगर बारिश हुई, 190 मिनट का टाइम है, उसके बावजूद शुरू ना हो सका मैच, तो फिर उसके बाद कल का दिन है और कल भी इसी तरह टाइम है, और अगर कल भी मैच ना हो पाया तो फिर इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि दोनों टीमें फातेह करार दे दी जाएंगी। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि शेखर साहब क्रिकेट में पहले कभी हुआ हो कि 2 टीमें जो हैं वो बैक वक्त फातेह हुई हों। अगर हुई हैं तो आप तस्दीक कर दीजिएगा। लेकिन मैं अगर इसकी ब्रिज टाउन की बात करूं, बारबाडोस की बात करूं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। ये जो स्टेडियम है, ये ग्राउंड जो है, 19 जो हैं वो पहले बैटिंग करने वाली टीमें 19 मैचेस जीते उन्होंने, और जो दूसरी मरतबा बैटिंग की है तो 11 मैचेस जीते हैं। यानी पहले बैटिंग करने वालों की जीत की शरह जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरह जो एवरेज इनिंग है, फर्स्ट इनिंग में 153 स्कोर बने हैं,
और दूसरी जो है वो सेकंड इनिंग में 139 जो है वो एवरेज स्कोर है। तो यहाँ पे पेसर्स को 65% चांसेस हैं उनको फ़ायदा है और स्पिनर्स के लिए 34% है। शेखर साहब ये बताइएगा कि बारिश हो सकती है, लेकिन कल अगर बारिश होती है फिर उसके बाद मैच के लिए माहौल साजगार हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि विकेट कैसे बिहेव करेगी? पेसर्स को ही अगेन फ़ायदा नज़र आ रहा है? देखिए, जिस तरह की पिचेस वेस्ट इंडीज ने लिखी है तो पेसर्स को फायदा जरूर है, लेकिन स्पिनर्स अपनी करामात कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन स्पिनर्स हो, शम्सी हो या रशीद खान पे, कोई भी स्पिनर्स अपना काम कर रहे हैं। अगर अच्छा स्पिनर है वो बॉल को टर्न करवा पा रहा है, वो बॉल को जो एयर में भी जो चकमा देने वाली जो खासियत जिन्हों में सलाहियत है वो भी अपना काम करता है। तो विकेट्स कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं। हाँ, यूएसए की विकेट्स बहुत खराब थी, यूएसए की विकेट्स पे क्रिकेट ही नहीं होना चाहिए था। और जो बारिश की बात भी चल रही है, देखिए जिस व्यक्ति ने टूर्नामेंट प्लान किया है उसको तो पहले ला करके कोड़े भी मारने चाहिए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम नहीं है जो ऊपर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, उन्हें तो मालूम नहीं जा रहा था, तो सियासी लोग होते हैं। लेकिन जो मेन लोग जो प्लान करने बना मैनेजर हैं और जो बाकी के क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो प्लान किया उन्हें अच्छे से मालूम था यहाँ पर बरसाती मौसम है, यहाँ पर मैचेस पूरे नहीं हो पाएंगे। बस टूर्नामेंट मैं कहूँगा मौसम के हिसाब से प्लान किया गया। इससे पहले मुझे अगर कोई और ज्यादा खराब दिखता है तो एशिया कप, एक बार आपको याद होगा एशिया कप बहुत खराब से हुआ था, पूरा वॉश आउट हो गया था। तो पहली चीज तो ये। और जो क्रिकेट के मुताबिक आपने जो बात की कि कौन अच्छा खेल रहा है या क्या नहीं, मुझे लगता है इंडिया हमेशा एडवांटेज में रहता है जब पहले बैटिंग करता है। वो एक जो केयर्स भी एटीट्यूड है रोहित शर्मा का, रोहित शर्मा को कंटेन करना वर्ल्ड के किसी बॉलर की हिम्मत नहीं है। रोहित शर्मा थोड़ा प्रेशर में आते हैं जब चेस करते हैं, और जल्दी आउट हो जाए एक आधी बार रोहित शर्मा तो फिर पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है। तो मुझे लगता है पहले बैटिंग देकर के लास्ट टाइम में भी जो इंग्लैंड ने बहुत बड़ी गलती की, रोहित शर्मा अपना ब्रेक फ्री हो करके जिस तरह खेल रहे थे बाकी के प्लेयर आकर के, वहीं पर वो मैच लूज कर गए थे। आज भी साउथ अफ्रीका बिल्कुल बात करना चाहेगा सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है अगर स्ट्रेटेजी में या विकेट या कंडीशन उनको ऑब्वियसली मैं तो यहाँ बैठ कर नहीं बता सकता, लेकिन अगर थोड़ा भी एक उनमें थोड़ा संशय हो, थोड़ा डाउट हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो पहले इंडिया को बॉलिंग करवाइए, उनको चेज करवाइए। अगर इंडिया चेज करता है तो ज्यादा प्रेशर में रहता है। पहले बैटिंग करके मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका भी कहीं ये गलती आज ना दोहराए, क्योंकि वो चेज करते हुए ज्यादा अच्छा खेलते हैं, कि ये गलती वो दोबारा ना करे। सही है। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं? पहले विकेट को देखते हुए बारिश हो जाती है, तो जिस तरह शेखर साहब भी बता रहे हैं कि पेसर्स को फ़ायदा है, लेकिन स्पिनर्स की अपनी करामात हैं। बारिश हो जाए तो साउथ अफ्रीकन्स पहले बैटिंग करने में उनको फ़ायदा है, या फिर दूसरी इनिंग खेलें तो उसमें ज़्यादा बेहतर है? देखें, अगर तो बारिश हो तो उसमें तो फिर आप देखें कि गेंद गीला हो जाता है, तो जो बॉलर हैं उनको इतना एडवांटेज नहीं होता, स्पिनर के भी गेंद स्लिप करता है। तो बेहतर है कि जब अगर बारिश है तो फिर उसके तो पिच को भी देखना है कि पिच में ग्रास है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो देखने के बाद ही पता चलता है कि क्या करना है। लेकिन वहाँ जो लोग मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कई दिनों से वहाँ पे वो देख रहे हैं, मतलब 2 दिनों से उधर ही हैं, तो वो सब उनको अंदाज़ा तो होगा कि बैटिंग करनी है, बॉलिंग हो। उसके बाद फिर आपकी अपनी स्ट्रेंथ है कि आप अंडर प्रेशर अच्छा खेलते हैं या आप फ्री होके पहले बैटिंग कर लें या पहले बॉलिंग कर लें। ये तो फिर वो जो लोकल टीम है, दोनों टीमें, उनका स्ट्रेंथ के ऊपर है, उनके फिर स्पिनर क्या अपना बॉलिंग कर सकती हैं। जैसे शम्सी ने दूसरी टीमों को काफ़ी उन्होंने आउट किए हैं, लेकिन ये इंडिया के खिलाफ शम्सी का मामला मुख्तलिफ होगा कि इंडिया के पास ऐसे बॉलर भी हैं जो शम्सी नुमा बॉलर जो स्पिन कराते हैं, और इंडिया ज़्यादा एडजस्ट कर लेता है स्पिनर को। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि शेखर साहब ने सारी बातें तो वादिया कर दी हैं और अच्छी बातें बताई हैं, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की भी अब थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि चेयरमैन साहब का मैं ये देख रहा था कि जी उनको गाइड किया है, कि फिर गाइड किया है कि इमरान खान के जो मामला थे उसी तरह की चीज़ें कि हम आइंदा जो बनाएंगे सिस्टम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया की तरफ से होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में,
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये तो 5-6 माह क्रिकेट खेलता है, सारी साल इनकी क्रिकेट ही नहीं होती, तो इनका बीच में क्यों लेके आ रही है? फिर वही गंद जो पहले हुआ है कि सारी टीमें, कोई यंगस्टर ही पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान में इनकी इस सिस्टम से। इंडिया का सिस्टम ठीक है और इंग्लैंड का सिस्टम भी मेरा ख्याल है हाफ है, लेकिन उनकी टीमें ज़्यादा हैं और उनमें आपकी वैरायटी ज़्यादा नज़र आती है। तो मैं यही कहूँगा कि इंडिया का सिस्टम ज़्यादा अडॉप्ट करें, और पाकिस्तान और इंडिया का वेदर भी एक जैसा है, पीछे भी मिलती जुलती हैं, और प्लेयर भी जो एसोसिएशन और दूसरी रीजन्स हैं वो भी इस तरह काफ़ी ज़्यादा टीमें हैं और कंपटीशन ज़्यादा है। क्लब क्रिकेट भी सारा साल होती है, यंगस्टर भी पैदा होते हैं, और अंडर 19 फिर अंडर 23 के प्लेयर भी इंडक्ट करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एक अंडर 19 का इंडक्ट करें और दो या 3 अंडर 23 इंडक्ट करें हर मैच के अंदर, ताकि जो 5 साल से यंगस्टर आगे नहीं आए उनको अभी से प्रमोट करें। फ्यूचर में आप देखें, आपके जो 6-7 खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में थे उसमें कोई यंगस्टर ही नहीं है, वही 6 साल से 5 साल से जो आ रहे हैं बार बार वही। इसलिए मैं कहूँगा कि ये सिस्टम इनको तब्दील करना होगा, और जो वहाँ क्रिकेट बोर्ड में अक्सर बैठे हुए हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि एक सिस्टम फेल हो चुका है उन लोगों को। जी सही है। मैं सरफराज साहब इस पर ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट पे आऊँगा, लेकिन आज के मैच की ज़्यादा मैं शेखर साहब से जानना चाहूँगा। एक तो उनकी टीम फाइनल में है। शेखर साहब लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, लिविंग लेजेंड हैं विराट कोहली, ऑफ कलर हैं इस टूर्नामेंट में। क्या रीज़न हो सकती है? क्या T20 अब उनके रिफ्लेक्सेस इस गेम की शार्पनेस को नहीं सपोर्ट कर रहे, या एक नेचुरल प्रोसेस है, आप फॉर्म में नहीं आते कभी कभार? देखिए, 2 चीजें मुझे जो मेन लगता है, विराट कोहली जबरदस्ती से उनको ओपनिंग करवाई जा रही है या खुद कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता करवाई जाने वाला प्रेशर है, क्योंकि टीम का बैलेंस नहीं बन रहा था। ओपनर ये यशस्वी जायसवाल जो नए लड़के हैं, जो सबसे टॉप परफॉर्मर हमारे IPL के रहे हैं, और जो इंटरनेशनल में भी रोहित के साथ बहुत लंबी लंबी पारियां खेल रहे थे, T20 हो या वनडे हो, इवन टेस्ट मैचेस में भी, तो उनको जो ड्रॉप करना सबसे ईजी था क्योंकि वो यंगस्टर है। और बीच में जो मिडल ऑर्डर में जो ऑलराउंडर वाले स्लॉट्स हैं उसमें कहीं विराट कोहली की जगह नहीं बनती थी, तो विराट कोहली को जबरदस्ती एक ओपनर बनाया गया। तो कहते हैं ना, क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, तो क्रिकेट ने लेवल करके दिखा दिया कि आप किसी और का प्लेस ले रहे हो और आप जबरदस्ती किसी की जगह खा रहे हो, ये लीजिए आपकी परफॉर्मेंस। यानी आप ये कह रहे हैं कि T20 स्क्वाड में विराट बनते ही नहीं है अब? नहीं बनते हैं। अगर किसी और को ड्रॉप करोगे, आप स्काई को ड्रॉप नहीं कर सकते, सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि वो गेम चेंजर है। आपने एक नए लड़के को, जो सरफराज भी कह रहे थे कि नए लड़कों को भी चांस देना है, तो हमने शिवम दुबे को चांस दिया। या तो शिवम को ड्रॉप करते हो, विराट कोहली नंबर 4 पर आते या नंबर 3 पर आते तो शायद बेटर था। अदरवाइज विराट कोहली एज ए ओपनर मेरे हिसाब से टीम में नहीं बनते। विराट कोहली एज ए प्लेयर बनते हैं, एज ए मिडल ऑर्डर बनते हैं, एज ए लीडर बनते हैं हर तरह से, लेकिन एज ए ओपनर उन्होंने किसी की जगह खराब की, और मुझे लगता है क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवल, उन्हें सामने नजर उसका रिजल्ट आया। दूसरी बात, जो ओवरऑल टीम के बैलेंस की बात जो कर रहे हैं, हमारी टीम एक बहुत ही बैलेंस है। अगर विराट कोहली को आप अलग कर दें, वो अच्छा नहीं कर रहे, अगर आज अच्छा कर दे तो सोने पे सुहागा, फिर तो कमाल हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी जो पीछे आने वाले प्लेयर हैं, इवन जो ऑलराउंडर स्लॉट्स में जितने भी लड़के आ रहे हैं, वो हार्दिक पांड्या एक नई फॉर्म में एज ए बैटर बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। ऐसे आपकी बॉलिंग अच्छी हो, आपकी फील्डिंग वर्ल्ड क्लास हो, आप IPL के करीब 20-20 मैचेस खेल करके आ रहे हो, उसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। आपको दूसरी टीम तभी हराएगी जब वो आपसे बेटर खेलेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर साहब आपका, सरफराज नवाज साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।